हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले व्यंजन को व्यंजन सामान्य आधार पर कितने प्रकार का होता है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके अगले क्रम पर चलते हुए आज हम लोगों को पढ़ना है संयुक्त ध्वनियाँ। आखिर ये संयुक्त ध्वनियाँ होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अब जितने प्रकार की होती है वो आपके सामने दिखा दिया गया है। ठीक, अब इसकी परिभाषा पर चलते हैं, या इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते किसे हैं। अच्छा हाँ, इसको समझने से पहले हम आपसे एक प्रश्न जरूर करना चाहेंगे। जैसे दे दिया गया आपका संबल, क्या दे दिया गया, संबल। अब आप ये बताइए संबल कौन सी ध्वनि है या कौन सा व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्ताक्षर ध्वनि इसमें प्रयोग किया गया है, संयुक्त संपृक्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है या द्वित्व युग्मक ध्वनि का प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पे आपसे यहाँ से प्रश्न हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें जानना है संयुक्त ध्वनियाँ। आखिर ये संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती है। जब दो ध्वनियों को एक साथ उच्चारित किया जाए इसी को हम लोग संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। क्या, जब दो ध्वनि या दो वर्ण को एक साथ उच्चारित किया जाए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह संयुक्त ध्वनि आपका तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संयुक्ताक्षर ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और द्वित्व या युग्मक ध्वनि। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों प्रकार में हम बारी बारी से एक को समझते चलेंगे। तो चलिए, जो पहला नंबर आता है वो संयुक्ताक्षर ध्वनि का आता है। आखिर संयुक्ताक्षर ध्वनि कहते किसे है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग पढ़ेंगे क्या, परिभाषा। आखिर इसकी परिभाषा क्या तय की गई है। तो इसकी जो परिभाषा तय की गई है वह यह तय की गई है कि जब दो असमान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से बोले जाए। क्या, जब दो असमान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो उसे हम लोग संयुक्ताक्षर ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो असमान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से। ठीक, जब दो असमान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से बोले जाए तो उसी को हम लोग संयुक्ताक्षर ध्वनि कहते हैं। अब ऐसे परिभाषा सुनकर या याद करके हम नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें इसके एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। इसका उदाहरण, पहला उदाहरण लेते हैं आप, पहला उदाहरण लेते हैं ग्लानि। क्या लेते हैं दोस्तों, ग्लानि। ग्लानि एक शब्द है और इसको हम समझेंगे कि संयुक्ताक्षर ध्वनि के अंतर्गत ये किस प्रकार से आता है। चलिए, सबसे पहले कोई भी शब्द हो उस शब्दों में हम उसके वर्णों का विच्छेद करेंगे, उसके वर्णों को खंडित करेंगे, पूरा विच्छेद करके, पूरा विस्तारित करके, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर ये किस ध्वनि पर सही बैठ रहा है। तो ग्लानि को अगर हम वर्णों में बांटना चाहें तो ये आपका मिल जाएगा आधा ग, फिर आधा ल, फिर इस पे आ की मात्रा लगी हुई है, फिर आपका न है, आधा न लिख लेंगे, और इस न पे लगी हुई है आपका छोटी ई की मात्रा। अब हमने कहा क्या था, एक बार परिभाषा पर फिर से आइए। हमने यही कहा था कि जब दो असमान ध्वनि, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब दो असमान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से बोले जाए। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, ये दो असमान ध्वनि आप देख पा रहे हैं ना। जब दो असमान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित की जाए या बोली जाए उसी को हम लोग संयुक्ताक्षर ध्वनि कहते हैं। और इसको समझने के लिए अगर एग्जाम में आपके दे दिया कोई भी शब्द तो उसको समझने के लिए सबसे पहले उनको वर्णों में एकदम विच्छेद कर दीजिएगा, वर्णों में पूरा विस्तारित कर दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आंसर आपका गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें समझ में आ गई। जब दो असमान ध्वनियाँ या जब दो असमान वर्ण या जब दो असमान व्यंजन किसी एक स्वर की सहायता से बोले जाए तो उसे हम लोग संयुक्ताक्षर ध्वनि कहते हैं। चलिए आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्रेम। क्या लेते हैं, प्रेम। ठीक है दोस्तों, अब इसे समझते हैं कि यह किस प्रकार से संयुक्ताक्षर ध्वनि में आएगा।
तो जब हम प्रेम को समझने चल रहे हैं तो सबसे पहले हमने कहा था इसको वर्णों में विस्तारित कर दो। कैसे? ये बना हुआ है आधा प, फिर आधा र, फिर इस पे एक ही मात्रा लगी हुई है, फिर आधा म और आधा म के साथ आ लगा हुआ है। ठीक, अब ये बन जाएगा आपका प्रेम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा? जब दो असमान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से बोली जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर ध्वनि कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या होगा आपका? सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को समझेंगे, आखिर इनकी परिभाषा क्या बनती है। उसके बाद उसके उदाहरण को देखते हैं। इसकी परिभाषा होती है क्या? कि जब दो असमान ध्वनि, ठीक है, जब दो असमान ध्वनि के पहले भी एक स्वर हो और उसके तुरंत बाद भी एक स्वर हो तो उसी को हम लोग संपृक्त ध्वनि के नाम से जानते हैं। क्या? सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम क्या लेंगे? जैसे हम देख रहे हैं, उदाहरण में हम ले लेते हैं संबल। क्या ले लेते हैं? संबल। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में हम क्या लेंगे? संबल। अब इसी संबल को हमें समझना है। सबसे पहले इसको वर्णों में विस्तारित करेंगे। कैसे? ये बना हुआ है आपका आधा स, इसके साथ लगा हुआ है आ, फिर आधा म, फिर इसी के साथ लगा हुआ है आधा ब, और आधा ब के साथ लगा हुआ है आपका आ, और फिर आपका ये हो जाएगा आधा ला, और आधा ला के साथ लगा हुआ है आपका आ। ठीक, जब हम इसको वर्णों में विस्तारित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाता है। अब हमें यही समझना है कि आखिर ये कैसे संपृक्त ध्वनि के अंतर्गत आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा था कि परिभाषा तो हमने लिखा ही नहीं। चलिए, परिभाषा नहीं लिखा तो यही लिख देते हैं हम कि दो असमान ध्वनि, दो असमान, क्या हो जाएगा दोस्तों? दो असमान ध्वनि के बाद भी स्वर हो और इसके जस्ट पहले भी स्वर हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं संपृक्त ध्वनि। इसकी क्या परिभाषा बनी? जब दो असमान, असमान सही नहीं लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा इसे। ठीक दोस्तों, जब दो असमान ध्वनि के पहले भी एक स्वर हो और उसके तुरंत बाद भी एक स्वर हो तो वही संपृक्त ध्वनि कहलाती है। कैसे? देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि दो असमान ध्वनियां हैं और इसके तुरंत पहले भी एक स्वर है और इसके तुरंत बाद भी एक स्वर है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संबल जो होगा यह आपका संपृक्त वर्ण, संपृक्त व्यंजन या संपृक्त ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें समझ में आई। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे, कोई दूसरा उदाहरण लीजिए। उन्मत्त, कोई दूसरा उदाहरण आप देखिए। उन्मत्त, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उन्मत्त कौन सी ध्वनि के अंतर्गत है तो शायद जब आप इसे नहीं पढ़े रहेंगे तो इसका जवाब आप सटीक नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं उन्मत्त कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इसके वर्णों को विस्तारित करेंगे। कैसे? देखिए, उन्मत्त आपका बना हुआ है उ, आधा न, फिर इसके तुरंत बाद आपका आ गया आधा म, और आधा म के साथ लगा हुआ है आ, फिर आपका है त, आधा ता, और आधा ता के साथ क्या लगा हुआ है आ। चलिए दोस्तों, हमने देखा कि उन्मत्त को जब हम इसके वर्णों में विस्तारित करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी परिभाषा पर। क्या हमने कहा था? कि जब दो असमान ध्वनियां, आधा न आधा म, ये असमान ध्वनि है। जब दो असमान ध्वनियों के पहले भी स्वर हो और उसके तुरंत बाद भी स्वर आए तो ऐसी स्थिति में वह शब्द संपृक्त ध्वनियों के अंतर्गत आ जाता है। बातें क्लियर हुई? अब याद कर लीजिए, जब दो असमान ध्वनि के पहले भी स्वर हो और उसके बाद भी स्वर हो, जब दो असमान ध्वनि के पहले भी स्वर हो और उसके तुरंत बाद भी स्वर हो, इसी को हम लोग संपृक्त ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं द्वित्व या युग्मक ध्वनि के अंतर्गत। देखिए इन ध्वनि को आप वर्ण भी कह सकते हो और व्यंजन भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम लोग ध्वनि के नाम से पढ़ रहे हैं, ध्वनि के ही विषय में चर्चा करेंगे। आखिर ये द्वित्व या युग्मक ध्वनि क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। आखिर इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए परिभाषा जानना जरूरी होता है। परिभाषा इसकी ये है कि जब दो समान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाए। क्या? दो समान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाए। ध्यान दीजिएगा, जब दो समान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाए तो उसी को हम लोग द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण, और उदाहरण में आपको देखना है, हम लेते हैं दिल्ली। क्या? दिल्ली। जब आप दिल्ली को वर्णों में विस्तारित करेंगे तो आपको मिलेगा आधा द, फिर इसके साथ छोटी ई, फिर इसके साथ आधा ला है, फिर इस पूरे ला को लिखने के लिए आधा ला, और इस आधे ला के साथ लगा हुआ है बड़ी ई की मात्रा। ठीक, अब हमने क्या कहा, जब दो समान ध्वनि किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाए तो उसे हम लोग संपृक्त ध्वनि के नाम तो उसे हम लोग द्वित्व या युग्मक ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें समझ में आई। और जैसे हम ले लेते हैं दूसरा शब्द कच्चा। क्या? कच्चा। अब ये जो कच्चा शब्द है, आप इसको जब वर्णों में विस्तारित करोगे तो आपको मिलेगा आधा का के साथ मिलेगा आ, फिर आपको मिलेगा आधा च, फिर ये पूरे च में आधा च और इसके साथ लगा हुआ है आ। ठीक दोस्तों, फिर वही बात आ गई। क्या? कि जब दो समान ध्वनियां किसी एक स्वर की सहायता से बोली जाए, उच्चारित की जाए, तो उसे हम लोग द्वित्व या युग्मक ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं दो समान ध्वनि एक स्वर की सहायता से उच्चारित किया जा रहा है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यह द्वित्व या युग्मक ध्वनि है। अच्छा, यहीं पर आपसे एक प्रश्न करते हैं और इस प्रश्न का जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा, और जो आप अपना नोट्स तैयार करेंगे वह इसी आधार पर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो आपके लिए आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए बड़ा ही बेहतर मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा प्रश्न रहेगा, आप लोग बताइएगा पक्का किस प्रकार की ध्वनि में आता है। ठीक, इसका जवाब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम आपके जवाब का इंतजार भी करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको संयुक्त ध्वनियों के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।